हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जो कक्षा 9 के लिए है। और आज हम इसमें करेंगे प्रेमचंद के फटे जूती, जो हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक निबंध है। तो हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, तो देखिएगा। सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रगण्य है। अग्रणी मतलब सबसे आगे है। जो हिंदी के जो व्यंग्य मजाक करने वाले लेखक थे, जो हास्य व्यंग्य लेखक हैं, उनका नाम क्या है? उन लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। अग्रणी है मतलब सबसे आगे है। ठीक है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे कहानी संग्रह है। यह एक रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये एक उपन्यास है। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना और सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह है। ठीक है। व्यसनों की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये क्या है? व्यंग्य संग्रह है। ये उल्लेखनीय है। जो इसकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो ये सब है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखकों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में उनका अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की, आगे देखिएगा, परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। जो आजकल जो दिखावा लोग करते हैं उस पर जो लेखक है उन्होंने व्यंग्य किया है। ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। इसमें लेखक प्रेमचंद का एक फोटो देखते हैं। उस फोटो में क्या होता है? उस फोटो में प्रेमचंद जी का जूता फटा हुआ होता है, जो फोटो उन्होंने अपनी पत्नी के साथ खिंचवाया हुआ है। तो उस फोटो को देखकर जो लेखक हैं उनके मन में क्या क्या मतलब क्या क्या भावनाएं बनती हैं, क्या क्या विचार आते हैं उनके मन में, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर उनकी घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। मतलब यहाँ पर उसके जो उनका चेहरा दिखता है, यहाँ पर उसका वर्णन किया गया है कि वो प्रेमचंद देखने में कैसे लगते हैं। उन जिन्होंने अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाया हुआ है, उन्होंने एक मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है, कुर्ता और धोती पहने हुए हैं, उनकी कनपटी चिपकी हुई है, मतलब कान ऐसे चिपके हुए हैं और गाल की हड्डियां उभर आई हैं। ठीक है। परंतु उनकी जो मूछें हैं उन्होंने उनको भरा भरा कर दिया है। पांव में कैनवस के जूते, कैनवस का मतलब होता है कपड़े के, जो कपड़े के जूते होते हैं जो पहले होते थे, उनको हम कैनवस के जूते बोलेंगे। जिनके बंद मतलब फीते, जो लेसेस होते हैं, ठीक है, उनके जो फीते हैं वो बेतरतीब बंधे हैं। बेतरतीब मतलब अच्छे तरीके से नहीं बंधे हैं, मतलब अच्छे तरीके से नहीं बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है। जैसे हम लापरवाही से जूते बंद करते हैं तो जो जूते के होल होते हैं, जहां पर फीते होते हैं, उसका क्या होता है, वहां पर एक लोहे की पतरी लगी होती है। जैसे आपने भी देखा होगा, जहां से हम फीते डालते हैं जूतों में,
तो वहां पर क्या, उन होल के साइड में क्या लगा होता है, एक लोहे की पतरी लगी होती है। जब हम जैसे जल्दबाजी में फीते बांधते हैं या फिर फीते अच्छे से नहीं बांधते हैं तो क्या हो जाता है, वो लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। जो फीते हैं हमारे, उनको डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पैर का जूता जो है उसमें छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि से एक जूते पर अटक गई। मेरी जो दृष्टि है वो इस जूते पर अटक गई। जो फटा हुआ जूता था प्रेमचंद जी का, उस पर मेरी जो दृष्टि है, मेरी जो नजर है वो अटक जाती है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। यहाँ पर लेखक जो प्रेमचंद जी का जो फोटो है उसको देखकर सोचते हैं कि अगर इस इंसान की जो फोटो खिंचाने की ये पोशाक है, ये ड्रेस है, तो उसकी पहनने की ड्रेस कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें फिर लेखक फिर अपने मन ही मन सोचते हैं कि नहीं, जो ये आदमी है, जो ये जिन्होंने ये फोटो खिंचवाया हुआ है, उनकी अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है, वह जैसा है वैसा ही इस फोटो में ये दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे लोगों में गुण होता है कि वो बाहर जाएंगे तो दूसरी ड्रेस पहन के जाएंगे, दूसरी पोशाक पहन के जाएंगे, और घर में रहेंगे तो दूसरी पोशाक पहनेंगे। परंतु जो प्रेमचंद हैं, उनमें ये गुण नहीं है। वो जैसे बाहर रहते हैं वैसे ही अंदर रहते हैं, जैसे अंदर रहते हैं वैसे ही वो बाहर रहते हैं। ठीक है, मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है, मतलब लेखक बोल रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मैं जब फोटो की तरफ, उनके चेहरे की तरफ देखता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है। कि साहित्यिक पुरखे मतलब उनसे सीनियर होते हैं, वो उनसे मतलब बड़े हैं, साहित्यिक, एक साहित्यकार है प्रेमचंद जी, तो उनको कहते हैं कि मेरे साहित्यिक पुरखे, ये मेरे साहित्यिक पुरखे, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा जूता फट गया है, उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है, जरा भी आपको पता नहीं है कि तुम्हारा जो जूता फटा हुआ है उनसे उंगली बाहर निकली हुई है। जरा लज्जा संकोच का झेप नहीं है आप में, मतलब जरा सा भी आपको शर्म नहीं आ रही है, जरा सा भी आपको संकोच नहीं हो रहा है कि मेरा जूता फटा हुआ है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि फोटो खिंचवाने बैठे हुए हो तो आप, अगर आपका जूता फटा हुआ है तो कम से कम धोती को तो नीचे मतलब खींच सकते हो, उस उंगली को ढक सकते हो, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही है। मतलब जिसको किसी चीज की परवाह ही न हो, बेपरवाही मतलब जिसको किसी चीज की परवाह ही न हो। बहुत बड़ा विश्वास है फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल से कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींच कर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग्य है। मतलब जैसे ही फोटोग्राफर ने फोटो खींचने के लिए उनको रेडी कहा होगा, रेडी प्लीज कहा होगा, तो तुम मुस्कुराने के लिए तैयार हुई होगी। मतलब धीरे धीरे तुमने कोशिश की होगी कि मैं मुस्कुराऊं, लेकिन मुस्कुरा जैसे ही वो हल्के से मुस्कुराए तो क्या किया फोटोग्राफर ने, मतलब फोटो क्लिक किया, मतलब फोटो खींचा और थैंक यू बोला। और उन्होंने उस फोटो में उनकी कैसी मुस्कान आई, एक अधूरी सी मुस्कान आई, जो मुस्कान नहीं लग रही थी, जो मुस्कुराहट नहीं लग रही थी। वो क्या लग रहा था, एक तरह से मजाक, एक तरह से व्यंग्य वो लग रहा था। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यह कैसा आदमी है, फिर लेखक के मन में दूसरा विचार आता है कि यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। मतलब ये कैसा आदमी है। लेखक उस फोटो को देखकर प्रेमचंद जी के बारे में सोच रहे हैं कि कैसा आदमी है जो दूसरों को, कि जो खुद तो फटे जूते पहनकर फोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या नहीं खिंचवाते। फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत थी, अगर आपके पास जूते नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो फोटो खिंचवाने की क्या जरूरत थी। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो फोटो खिंचवाने जाता है तो अच्छे अच्छे जूते पहन कर जाता है, अच्छी अच्छी ड्रेस पहन कर जाता है, ठीक है, अच्छा बनकर जाता है, तो ऐसे फोटो खिंचवाते हैं। फोटो न खिंचवाने से क्या बिगड़ता था। मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आप अगर फोटो नहीं खिंचवाते तो फोटो न खिंचवाने से क्या बिगड़ता।
शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, शायद पत्नी ने उन पर जोर दिया होगा, जोर जबरदस्ती की होगी कि नहीं आपको तो हट की, आग्रह मतलब हट करना, ठीक है, हट करना मतलब जबरदस्ती करना। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, हट रहा होगा कि तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे, और आपने क्या कहा होगा कि चलो कोई बात नहीं मैं खिंचवा खिंचवा लेता हूँ, और ऐसे ही आप इन्हीं कपड़ों में बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, मतलब ट्रेजेडी का मतलब कितने बड़ी दुख की बात है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने को जूता भी नहीं है। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। मतलब तुम्हारा जो ये फोटो है उसको देखकर मैं तुम्हारे जो दुख को, क्लेश मतलब दुख को अपने भीतर महसूस कर रहा हूँ, और मेरा रोने का मन कर रहा है। मगर तुम्हारी जो आंखों का तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। परंतु जो तुम्हारी आंखों का जो तीखा दर्द भरा व्यंग है वो मुझे रोक देता है। जो तुम्हारी मुस्कान है वो मुझे रोक देती है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते क्या? तुम फोटो का महत्व नहीं समझते? समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई करते हैं। मतलब लोग क्या करते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए क्या जूते मांग लेते हैं, कपड़े मांग लेते हैं, और मोटर तक मांग लेते हैं बारात में निकलने के लिए। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, और लोग तो जिसकी बीवी सुंदर है फोटो खिंचाने के लिए तो उनकी बीवी तक मांग लेते हैं। तुमसे जूते ही नहीं मांगे गए, तुम फोटो का महत्व ही नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है, जिससे गंदे से गंदे आदमी की भी फोटो खुशबू देती है। तुम्हें तो फोटो खिंचवाना आता ही नहीं, बैठ गए फोटो खिंचवाने के लिए फटे जूतों में ही, ऐसे ही कपड़ों में बैठ गए। तुम्हें तो फोटो खिंचवाने का मतलब ही नहीं पता कि फोटो कैसे खिंचवाया जाता है। यहाँ पर लेखक मतलब प्रेमचंद के फोटो को देखकर ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, टोपी 8 आने में मिल जाती है। अब लेखक बोल रहे हैं कि तुमने जो ये मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है ये क्यों पहनी हुई है? जो टोपी है वो 8 आने में मिल जाती है। जूते उस जमाने में 5 रुपए से कम तो मिलते नहीं थे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। अब क्या है, अब तो जूते कितने भी महंगे ले लो, 10,000 के, 20,000 के, मतलब ऐसे मिल रहे हैं। और एक जूते पर 2500 रुपया न्यौछावर होती है। न्यौछावर होता है मतलब बलिदान कर देते हैं उसको, कुर्बान कर दी जाती है। मतलब कुर्बान कर दी जाती है मतलब एक जोड़ी जो जूते आते जितने पैसों में, उतने पैसों में क्या आ जाती है, बहुत सारी टोपियां आ जाती हैं। तुम भी जूते और टोपी की आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। मतलब तुम क्या थे, मतलब टोपी का और जूते का जो मूल्य है अनुपातिक, उनको बराबर मूल्य में मानते हो, इसलिए तुम उसके मारे हुए हो। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। ये विडंबना, ये जो दुख है वो इतना तीव्र पहले कभी नहीं हुआ जो मुझे आज हो रहा है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, जो ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से घिसता है, और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली तो दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि जो मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, कि जो मैंने जूता पहना हुआ है वो भी अच्छा नहीं है, वो नीचे से घिसा हुआ है। यो ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकली हुई, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। परंतु अंगूठे के नीचे जो मेरा तला है वो फट गया है, जिसके चलने से मुझे तकलीफ होती है। मेरा जो पैर है वो लहूलुहान हो जाता है, पूरा तला गिर गया, पूरा तला घिस गया है। लेकिन जो तुम्हारा है, तुम्हारी जो उंगली दिखती है पांव सुरक्षित है, मगर उंगली बाहर नहीं दिखती। लेकिन मेरी उंगली बाहर नहीं दिखती, तुम्हारी उंगली तो बाहर दिखती है, लेकिन तुम्हारा पांव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी हुई है पर पंजा नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। इसमें लेखक कह रहे हैं प्रेमचंद जी को कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो।
कि तुमने मतलब जो तुम्हारी उंगली दिख रही है उसे तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हो। हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन हम पर्दे पर कुर्बान हो जाने का मतलब है कि हमारी उंगली नहीं दिख रही है लेकिन हमारा तला घिस गया है। और तला घिसने से क्या हो रहा है, वो जब मैं चलता हूं तो मुझे तकलीफ होती है, और उस मतलब मिट्टी पर रगड़ खाकर कभी कभी वो मेरा पैर लहूलुहान हो जाता है। इसका मतलब है कि हम पर्दे पर कुर्बान हो जाते हैं। ढकना जरूरी है, चाहे बेशक से लहूलुहान हो जाए पैर, ठीक है, दिखना नहीं चाहिए, पैर फटा हुआ दिखना नहीं चाहिए, ठीक है, इसका मतलब यही है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहनते हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छप जाए। मतलब मैं तो बिल्कुल भी ऐसे फोटो न खिंचवाऊं कि जैसे मेरा पैर, मेरा जूता फटा हुआ है। ठीक है, तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मतलब तुम बेपरवाह होकर अपना फोटो खिंचवा रही हो, जबकि तुम्हारा जूता क्या है, फटा हुआ है, उंगली उसमें से दिख रही है, परंतु तुम्हें कोई चिंता नहीं है। मैं तो कभी ऐसे फोटो, अब लेखक बोल रहे हैं कि मैं तो कभी ना ऐसे फोटो खिंचवाऊं, चाहे जिंदगी भर में फोटो ना खिंचवाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छप जाए, चाहे मेरी कोई जीवनी ही बिना फोटो के कोई छाप दे, लेकिन मैं फटे जूते में ऐसे दिखती हुई उंगली के साथ में फोटो कभी ना खिंचवाऊं। तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है, मेरे हौसले पस्त कर देना मुझे मतलब निर्बल बना देती है एकदम से। जो ये तुम्हारी व्यंग्य भरी मुस्कान है, जो तेरी मतलब जो तुम्हारी जो उपहास भरी जो मुस्कान है, वो मेरे हौसले पस्त कर देती है, मुझे निर्बल बना देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये है? अब लेखक मतलब उस फोटो को देखकर ही अपने आप से प्रश्न प्रश्न कर रहे हैं, मतलब फोटो से भी प्रश्न प्रश्न कर रहे हैं और अपने आप से भी प्रश्न कर रहे हैं कि कौन सी मुस्कान है ये है। क्या होरी का गोदान हो गया है, मतलब क्यों है ये आपकी व्यंग्य भरी मुस्कान? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या होरी जो है, जो गोदान एक उपन्यास है प्रेमचंद जी का, उसमें होरी नाम का एक चरित्र होता है, करेक्टर होता है, जिसमें होरी अपनी होरी के लिए जो उनकी गाय होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, परंतु किसी कारणवश होरी की गाय का गोदान हो जाता है, और जिससे होरी बहुत परेशान होता है, बहुत दुख होता है उसको। क्या उसके लिए तुम्हारी ये मुस्कान है? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चढ़ गई, क्या उसके लिए तुम्हारी ये व्यंग्य भरी मुस्कान है? क्या सुजान भक्त का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सके, क्या इसके लिए तुम्हारी ये मुस्कान है? नहीं, मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया, वही मुस्कान मालूम होती है, उसी के लिए तुम्हारी ये मुस्कान मुझे मालूम होती है। इसमें जो लेखक हैं वो बार बार मतलब फोटो देखकर प्रश्न कर रहे हैं और बार बार उसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया, यह मेरी जनता के लेखक, मेरी जनता के लेखक मतलब सबके लेखक, मेरी जनता के लेखक, मेरे भी एक तरह से लेखक है, मेरे भी एक तरह से साहित्यकार हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया? क्या भाव चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील दो मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? मतलब बनिए के तगादे, मतलब जैसे बनिया किसी को कोई चीज दे देता है तो वो उसको बार बार टोकता रहता है। ठीक है, तगादे मतलब उसको बार बार टोकना, किसी चीज के लिए बार बार टोकना। तो उस तगादे से बचने के लिए, उसकी टोकाई से बचने के लिए क्या तुमने मील दो मील का चक्कर लगाया, इसीलिए आपका जूता फट गया? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। अब लेखक बोल रहे हैं कि चक्कर लगाने से जूता नहीं फटता है, वो तो घिस जाता है। कुंभन दास का, अब यहाँ पर उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं कि कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने जाने में घिस गया था, उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पन्हैया घिस गई, बिसर गयो हरिनाम, कि आने जाने से तो मेरी जूतियां घिस गई और मैं इस चक्कर में अपना भगवान का नाम लेना ही भूल गया। ठीक है, तो देखिएगा आगे, आगे बढ़ते हैं। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था कि जिसने देखे दुख उपजत, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करबो परे सलाम। मतलब जिनको देखने से दुख होता है उनको मतलब सलाम करने का कोई फायदा नहीं है। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। अब लेखक बोल रहे कि चलने से जूता घिसता नहीं है, मतलब घिसता है, फटता नहीं है। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत पर परत सदियों से जम गई है उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ दिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था उस पर तुमने अपना जूता आजमाया।
यहाँ पर जो टीला है वो समस्याओं के लिए है, ठीक है। यहाँ पर जो टीला शब्द लिया गया है वो समस्याओं से लिया गया है कि तुमने समस्याओं का डटकर सामना किया, इसीलिए तुम्हारा जूता फट गया। तुम उससे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे, तुम उन समस्याओं को उससे मतलब टकराए बगैर उसके साइड से भी निकल सकते थे, उसके बगल से भी निकल सकते थे। टीलों से समझौता भी तो हो जाता है, सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं। मतलब टीलों से समझौता भी हो जाता है, जो हमारी समस्याएं हैं उनसे हम समझौता भी कर लेते हैं। सभी जो नदियां होती हैं वो पहाड़ थोड़ी ना फोड़ कर निकलती हैं, वो अपना रास्ता बदल लेती हैं, घूमकर भी तो वो चली जाती हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जरूरी थोड़ी ना था समस्याओं का सामना करना, आप उन समस्याओं से समझौता भी कर सकते थे, उनकी साइड से भी निकल कर जा सकते थे, तुम्हारा जूता नहीं फटता। तुम समझौता कर नहीं सके, क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी, नेम धर्म मतलब उसके जो नियम, उसके जो कर्तव्य थे, ठीक है, वो जो होरी में जो वो कमजोरी थी, यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं क्या तुम में भी वही कमजोरी थी? वो सिद्धांती आदमी था, तो क्या तुम्हारे अंदर भी वही कमजोरी थी? उसकी भी जंजीर थी, नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी। जंजीर मतलब उसको जकड़े हुए थी, वो अपने नियम अपने कर्तव्य से नहीं डिगना चाहता था। क्या तुम्हारे अंदर भी वही कमजोरी थी? मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। परंतु तुम्हारी जो मुस्कान है उसको देखकर मुझे लगता है कि जो नियम और जो कर्तव्य है वो तुम्हारे बंधन नहीं थे, वो तुम्हारी मुक्ति थी। मतलब तुम्हें उनसे मुक्ति लेनी थी, ठीक है। जो बंधन थे, जो नियम थे, जो कर्तव्य थे, जो समाज के बनाए हुए नियम कर्तव्य थे, वो उनसे तुम्हें मुक्ति पानी थी, वो तुम्हारे लिए बंधन नहीं थे। तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। यहाँ पर अब लेखक अलग अलग तरह से सोच रहे हैं और अलग अलग तरह से अपनी सोच का जवाब भी दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं? तुम्हारी यह पांव की उंगली मुझे संकेत करती सी दिख रही है। जिसे तुम घृणित समझते हो, जिसे तुम घृणा करते हो, जिसे तुम नफरत करते हो, उसकी तरफ हाथ ही नहीं पांव की उंगली से इशारा कर रहे हो। हाथ की नहीं बल्कि पांव की उंगली से इशारा करते हो। जिसे तुम अच्छा नहीं समझते, जिसे तुम नफरत करते हो, उससे क्या है, उसे तुम हाथ की उंगली से इशारा नहीं करते हो, अपनी पैर की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो? क्या तुम सच में मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही है? क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो? जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया, मतलब किसकी ओर? उन समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हो जिसको ठोकर मारते मारते उन्होंने अपना जूता फाड़ लिया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। अब लेखक बोल रहे हैं कि मैं समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और ये व्यंग्य मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर यह या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छुपाए हैं तलवा घिसाए चल रही हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं, बरकार बर बरकाकर, मतलब टीले को वो टीले से टकराते नहीं हैं बल्कि उनके साइड से निकल जाते हैं। तुम कह रही हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवा का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? अब यहाँ पर मतलब लेखक जो है वो खुद अपने प्रश्न कर रहे हैं फोटो को देखकर और खुद उनका जवाब दे रहे हैं कि तुम जो इशारा कर रहे हो वो हाथ से नहीं बल्कि पैर की उंगली से इशारा कर रहे हो उन लोगों की तरफ जो मुश्किलों का सामना नहीं करते बल्कि मुश्किलों को मतलब मुश्किलों से समझौता कर लेते हैं, उनकी साइड से निकल जाते हैं और लंबा चलकर आते हैं। लंबा चलने से क्या होता है, जैसे जूते का तलवा फट जाता है उसी प्रकार से तुम और उन्हें क्या होता है, उन्हें चलने में तकलीफ होती है। उसी प्रकार से मतलब लेखक कहते हैं कि तुमने क्या किया, तुम लंबा चलकर आए जिससे तुम्हारे जूते का तलवा फट गया और तुम्हें अब मुश्किल हो रही है, वो समस्याएं फिर तुम्हारे सामने आ रही हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान समझता हूँ। इसमें लेखक कह रहे कि मैं सब समझता हूँ, जो तुम्हारी मुस्कान है, जो तुम हम पर हंस रहे हो, उन लोगों पर हंस रहे, उन लोगों की तरफ इशारा करने निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मैं सब समझता हूँ, मैं
तुम्हारे जूते की बात भी समझता हूँ, ठीक है। जो तुम्हारी उंगली दिख रही है, उस उंगली से तुम क्या कर रहे हो, उन की तरफ इशारा कर रही हो जो मुश्किलों से समझौता कर लेते हैं, जो समस्याओं से समझौता कर लेते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, जिसके चक्कर में उनके तलवे, जो जूते के तलवे, वो फट जाते हैं और उन्हें चलने में बहुत कठिनाई होती है। तुम्हारी जो व्यंग्य मुस्कान है, जो तुम उन पर जो हास्य भरी मुस्कान है, जो तुम व्यंग्य भरी मुस्कान उनके लिए तुम्हारे मुंह पर है, मुख पर है, वो मैं सब समझता हूँ, ठीक है। तो आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पाठ कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पाठ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।